फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने जो है पीडीई यानी कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है कि स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें तो इसका यही मीनिंग हम ले सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं फ्रेंड्स जो हमारे इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफ़ेक्ट्स डालें। तो इसे समझने के लिए फ्रेंड्स हमें 3 लेवल्स को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है हमारा जो है लोकल लेवल की बात करें, उसके बाद है रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। इन 3 लेवल्स की हमें जो है कि इश्यूज़ को समझने के लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले लोकल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो लोकल में यानी स्थानीय स्तर पे जो होते हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम देखें जो हमारा दिल्ली सिटी है यानी दिल्ली सिटी है, वहाँ पे जो पॉल्यूशन का लेवल है यानी कि वायु प्रदूषण जो है, एयर पॉल्यूशन, वो और सारे सिटीज़ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोकल लेवल पे जो है हमारी पॉल्यूशन जो है यानी प्रदूषण जो है एक पर्यावरणीय मुद्दा के रूप में उभर के आ रहा है। और इसके अलावा जो है कि हम देख सकते हैं जो ताज़े जल यानी फ्रेश वाटर की कमी, पॉपुलेशन का ग्रोथ, ये सारे जो इश्यूज़ है वो हमारे लोकल लेवल के होते हैं। उसके बाद हम रीजनल एंड ग्लोबल लेवल की बात करें तो इनके तहत जो है कि हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया और वैश्विक स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे हम देख सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज हो गया, जो हमारे ध्रुव है वहाँ से आइसलैंड जो पिघल रहे हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो हमारे रीजनल और ग्लोबल लेवल के होते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये इश्यूज़ बटे हुए हैं, कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फ्रेंड्स पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। फ्रेंड्स, बचपन से हम पढ़ते आए हैं पॉल्यूशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो आज हमारे एनटीए यूजीसी नेट में इसको इंक्लूड किया गया है एक स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में, या इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि क्योंकि हम इसे बारीकी से नहीं समझ रहते हैं, बस हम ये जान लेते हैं हाँ जो पॉल्यूशन है ये होता है, इसके टाइप्स हैं, बट उसके डीप स्टडी करना पड़ता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसे हमें जानना जरूरी है। कि हम ये देख सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजिंग होता है, यानी जो हमारे जीव हैं, जो प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उन पे जो निगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे? पॉल्यूशन कहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज होते जाता है। तो इसका जो काज है फ्रेंड्स, 2 तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल काज होते हैं और एक जो है मैन मेड होते हैं। नेचुरल काजेस जो होते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं नेचर के थ्रू, वो सारे हम देख सकते हैं कि कैसे चेंजिंग ला रही हैं। उसके बाद है ह्यूमन मेड की बात करें तो ह्यूमन मेड जो है उसमें खनन यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम, नेचुरल रिसोर्सेज का जो दोहन होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस टाइप्स में जो पॉल्यूशन है यानी प्रदूषण है वो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स? वायु प्रदूषण। ये भी हमारा जो है मैन मेड और नेचर मेड होता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी वायुमंडल है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो गैस है उसका एक डिसाइड जो है मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, या रेशियो हम कह सकते हैं। उसमें जब चेंजिंग होता है यानी कि अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस जो गैस है उसमें यदि कोई विषाक्त चीज़ें आकर यानी विषैली चीज़ें आकर मिल जाती हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसकी वजह से हमारा जो है एयर पॉल्यूशन हो जाता है, पॉल्यूटेड। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया किस तरीके से एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद ये आता है कि क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका ये वायु पॉल्यूशन का जो कारण है उसकी बात करें, काज जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि जो यातायात के साधन होते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारे विमान हैं, स्कूटर हैं, बस हैं, इनकी संख्या, इनकी जो नंबर्स हैं कंटिन्यू इसमें ग्रोथ होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो इसमें स्मोक यानी कि धुआं जो निकलता है फ्रेंड्स, वो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है और उससे जो है उसमें प्रदूषण की मात्रा आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है यूज ऑफ केमिकल।
जो हम अपने इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जिस केमिकल का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारे फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्री जो है वहाँ से जो धुआं निकल रहा है उससे भी हमारे वायु प्रदूषण हो रहे हैं। आए दिन आप देख रहे होंगे फैक्ट्रीज में दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो भी बहुत ही भयंकर स्थिति में हो रही हैं, जिसमें जो है कि मानव तो जा ही रहे हैं, जान माल का जो है कि जो है कि प्रॉब्लम तो है, उसके साथ साथ हमारा जो एयर है वो भी पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें भी ग्रोथ होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। फ्रेंड्स, हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे जो सिटी एरिया है वहाँ पे बस्ती का निर्माण हो रहा है, यानी गंदे गंदे बस्तियों का जो है बढ़ते जा रही हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और उस वहाँ पे आवास की समस्या यानी कि होम की समस्या होती जा रही है, जिस वजह से जो भी डेली रूटीन का वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है, जो नालियाँ हैं, उनका अरेंजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इन गंदी बस्तियों से जो गंदगी निकल रही है वो हमारे वायु को यानी कि एयर को प्रदूषित कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या है फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं कि वनों का दोहन हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो वन है, जो फॉरेस्ट सेक्टर है, वहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अंधाधुंध उसकी कटाई होते जा रही है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है हमारे वायुमंडल में। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रीज़ हैं यानी जो फॉरेस्ट हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं अपने अंदर। तो अगर ये कटाई होगी यानी अंधाधुंध कटाई होगी तो प्रदूषण यानी पॉल्यूशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, जिस वजह से हमारा एयर जो है पॉल्यूशन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है स्मोक। फ्रेंड, इस पे से क्वेश्चन आता है कि स्मोक क्या है। स्मोक सबसे पहले जो है 1905 में इस वर्ड को यूज किया गया था। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक हैं, इन सारे हानिकारक जो तत्व हैं उनका मिश्रण होता है। स्मोक जो है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है फ्रेंड, एक तो स्मोक है और दूसरा फोग, यानी कि धुआं और कोहरे का इसमें मिक्सअप होता है और उसी से इसका निर्माण होता है। फ्रेंड्स, हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो यातायात के साधन है, एग्रीकल्चर है, कोल है, इन सारी चीज़ों को जलने की वजह से धुआं निकलता है। और उसके बाद जो है कि जो हमारे फॉग है उसमें ये निरंतर मिलते रहते हैं, इसके हानिकारक जो तत्व हैं, जिसकी वजह से स्मोक का निर्माण होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद है फ्रेंड्स फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या है फ्रेंड्स? फ्लाई ऐश एक सूक्ष्म पाउडर होता है, ये बहुत ही दूर तक उड़ते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो कोल बेस्ड ताप विद्युत घर है वहाँ से इसका उत्सर्जन होता है। इसमें सिलिकॉन के छोटे छोटे कण होते हैं, सिलिकॉन जो ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे तत्व इसमें मिले होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे लंग सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है और इससे जो है कि लंग्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं यानी जो बीमारियाँ होती हैं वो क्रिएट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसिड रेन। फ्रेंड्स, ये जो है सबसे पहले ऑगस्ट स्मिथ ने 1858 में जो है इस वर्ड का यूज किया था। जो एसिड रेन है इसे हम अम्लीय वर्षा भी कह सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे वर्षा के जो जल है यानी जल वर्षा जो है जब नीचे गिरता है तो इसमें बहुत सारे जो तत्व हैं जैसे कि हमारे SO2 और सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मानव जनित जो स्रोत से निश्चित होता है, जो निकलता है SO2 वायुमंडल में पहुंचकर जल में मिलकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। जब ये जल जो है कि वर्षा के रूप में जब नीचे गिरता है तभी ये वहाँ पे पहुँच जाता है और अम्लीय वर्षा का निर्माण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे लाइफ को। इसमें हम देख सकते हैं कि जो पोषक तत्व है को घोल कर बाहर ले जाती है जो पृथ्वी के हैं और जिनकी हमें हमारे जो ट्रीज़ हैं यानी जो पौधे हैं उनको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ये करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसेज। ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो गैसेज हैं
तरह से हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल जो है कि इंसिडेंट कह सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक घटना होता है। इसका इफेक्ट जो है ये हमारे जो धरती है उसके निचले भाग को, निचले पार्ट्स को गर्म करता है, हीट करने का काम करता है, यानी ये टेम्परेचर को जो है जीवन के अनुकूल बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हैं और जल वाष्प हैं, इन सारे जो गैस हैं इसके अंतर्गत रहते हैं। और जो हमारे हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इन गैसेस से मिलकर बना होता है जो हमारे धरती को एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बट अगर ये न रहे, इसके अभाव में हमारा पृथ्वी कैसा हो जाएगा, एक कोल्ड हो जाएगा और लाइफ के मीन्स विदाउट लाइफ का एक प्लैनेट के रूप पे ये बदल जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका अनियंत्रित जो बढ़ाव हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं ग्रोथ हो रहा है, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही हानिकारक होता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि क्या एयर पॉल्यूशन के लिए, यानी कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स बनाई है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। फ्रेंड्स ये हमारे राष्ट्रीय जो वायु गुणवत्ता है उसको निगरानी करने के लिए, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो क्वालिटी है, यानी कि जो एयर क्वालिटी है उसके कंडीशंस का और उसके एक मॉडल का जो है निर्धारण करने का काम करती है। उसके बाद जो है उसके लिए कदम उठाती, कैसे कंट्रोल किया जाए, और नेचुरल प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को भी ये समझाता है, किस तरीके से पर्यावरण के जो है नेचुरल प्यूरिफिकेशन किया जाए। उसके बाद इसका उद्देश्य है कि ऐसे शहरों का, ऐसे सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। फ्रेंड्स 17 अक्टूबर 2014 को जो है कि ये बना, और हमारे जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसके थ्रू ये एक इंडेक्स जो है क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया गया। इसका ये मेन जो है उद्देश्य यही था कि जो एयर की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना। इसमें कलर्स के आधार पर, इसमें एक खास बात थी कि ये कलर्स के आधार पर इंडेक्स को जो है बताया, उसकी क्वालिटी को दर्शाने की कोशिश की। इसमें स्टार्टिंग में 10 सिटीज़ जो है उसमें वहाँ पे स्टार्ट किया गया और 8 प्रदूषकों को इसमें शामिल किया गया। ये प्रदूषक जो थे फ्रेंड्स, इसमें PM10 से लेकर PM2.5 तक का माइक्रोमीटर से छोटे कड़ी पदार्थों से लिया गया। इसमें जो प्रदूषक थे 8, वो थे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया तथा लेड। ये सारी चीज़ें जो प्रदूषक हैं उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल इन्वायरमेंट एक्सेप्शनल क्वालिटी क्राइटेरिया, यानी कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड। ये जो है फ्रेंड्स 1982 में जो है लागू किया गया, और ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, और लैंड के यूटिलाइजेशन के बेस पे हम इसमें देख सकते हैं कुछ संशोधन किए गए 1994 में। और इसके बाद 2009 में जो है 12 प्रदूषक, यानी कि 12 जो है जो प्रदूषक हैं उन मानदंडों में भी परिवर्तन किया गया, जैसे कि पारा, निकिल, बेंजीन, अमोनिया, ओजोन, बेंजोपायरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और आर्सेनिक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कण पदार्थ है PM10 और कण पदार्थ PM2.5। ये सारी जो है चीज़ों में इसके मानदंड में चेंजिंग किया गया इसके थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। फ्रेंड्स ये अधिनियम जो है मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए बनाया गया है। इसका मेन मोटो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसको कंजर्वेट करना, उसको संरक्षण प्रदान करना। और उसके बाद 1988 में जो है हम देख सकते हैं इस अधिनियम में साउंड जो पॉल्यूशन है सबसे पहले जो है फ्रेंड्स शामिल किया गया। इसके पहले कोई ऐसा जो है अधिनियम नहीं बना था जिसमें जो है साउंड पॉल्यूशन को शामिल किया जाए। फ्रेंड्स 1988 में ऐसा काम किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है कि
इस तरीके से साउंड पॉल्यूशन का भी एक अस्तित्व समझ में आया कि हाँ ये भी एक पॉल्यूशन है, एक प्रदूषण है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। फ्रेंड्स ये 2013 में स्टार्ट हुआ और इस मिशन का उद्देश्य यही था कि पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहन का निर्माण करना, जिसमें 2020 तक 15% तक CO2 उत्सर्जन में कमी की जा सके, यानी कि 15% CO2 को कम करने की बात की गई थी 2020 तक। कब तक फ्रेंड्स? 2020 तक। इसके बाद नेक्स्ट है सफ़र। फ्रेंड्स ये एक एयर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए एक मोबाइल ऐप है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये इसका डेवलपमेंट जो किया गया था वो पुणे में एक स्थित है इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के नाम पे है, यहाँ के साइंटिस्ट इसका डेवलपमेंट किए थे। ये ऐप जो है नागरिकों को उनके शहर के यानी कि उनके सिटी के एयर पॉल्यूशन का लेवल क्या है यानी रियल टाइम में अवेलेबल कराने में सक्षम होगा। और इसका जो लेवल जो बताता है फ्रेंड्स वो 3 टाइप्स से है, मतलब 3 कलर्स में इंडिकेट करता है, जिसमें ग्रीन कलर है जो मिनिमम लेवल को बताता है, येलो कलर जो है वो माइक्रो लेवल का पॉल्यूशन को बताता है, रेड कलर जो है डेंजरस लेवल के जो है पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से सफ़र जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके सिटी का क्या कंडीशन है उसको कलर वाइज इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साउंड पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण जिसे हम कहते हैं। इसकी बात करें फ्रेंड्स, जब भी ध्वनि यानी कि साउंड एक लिमिट से ज़्यादा होती है यानी कि अधिक होती है तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए और जो जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ही घातक हो जाती हैं, बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? साउंड पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद ये आता है फ्रेंड्स कि कितने लेवल तक जो है कि हमें जो साउंड मिल रहा है वो सही है और किससे ओवर होगा तो वो साउंड जो है डेंजरस होगा, उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि साउंड को मेज़र करने के लिए कौन सा एक पैमाना है। ठीक है, तो इसके लिए मेज़र करने के लिए है DB यानी कि डेसिबल इसे कहते हैं। तो एक जनरल पर्सन के लिए 50 डेसिबल से यदि हम कह सकते हैं जो है कि अधिक जो साउंड होता है वो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि 80 डेसिबल से जो है अगर हम देखें इससे ज़्यादा साउंड है तो हमारा जो साउंड का लेवल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो नॉइस यानी कि शोर कहलाने लगेगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितना नॉर्मल होना चाहिए, और दूसरा जो है कि कितने के ऊपर जाएगा तो वो नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि शोर में। तो इस पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि क्या इसके कारण हैं। फ्रेंड्स सारे लगभग सारे जो काज है वो ह्यूमन मेड और नेचर मेड ही हैं। तो इसमें हम नेचर मेड की बात करें तो कौन से काज हो सकते हैं साउंड पॉल्यूशन के? तो नेचर मेड में है फ्रेंड्स जैसे बादलों का गरजना होता है, बिजली का कड़कड़ाना, भूकंप की जो ध्वनि होती है, तेज़ी से गिरने का जो तेज़ी से पानी गिरते हैं वाटरफॉल होता है, जो तूफान आते हैं, ये सारे जो है हमारे क्या है नेचर के थ्रू क्रिएट किए हुए काज होते हैं। उसके बाद ह्यूमन काज की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि हमारे इंडस्ट्रियल जो यूनिट है यानी कि यदि हम कोई कारखाना चल रहा है वहाँ पे मशीनों की जो तेज़ी से आवाज़ होती है तो जो नज़दीक खड़ा व्यक्ति होता है उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई बात नहीं सुनाई देती है, जिसकी वजह से जो है साउंड पॉल्यूशन का एक कारण बन जाता है वो। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहनों की संख्या होती है, यानी जैसे मार्केट में देखें कोई भी आदमी वहाँ से गुजर रहा है तो उसे कोई भी चीज़ नहीं सुनाई देती है, तो वो भी हमारा साउंड पॉल्यूशन है। उसके बाद सोशल एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट की बात करते हैं फ्रेंड। जो टूल्स हैं जैसे कि खुले मैदान में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने में, जैसे पूजा व धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, शादी वगैरह में वो जो स्पीकर चलाए जाते हैं उसकी वजह से भी साउंड पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की बात करें फ्रेंड्स तो ये है जल प्रदूषण। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे वाटर हैं यानी कि जो जल है वहाँ पे अवांछनीय गैसीय द्रवी ठोसी जो पदार्थ हम कह सकते हैं वो जब मिल जाते हैं तो हमारा वाटर जो है पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि जल जो है हमारे पृथ्वी के लिए एक जीवन है हम कह सकते हैं। इसी के वजह से हमारा जीवन लाइफ चल रहा है, तो एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट एक नेसेसरी एलिमेंट्स हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हम चलते हैं कि इसका जो काज क्या क्या है, क्या वजह है कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि जो भी फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं जैसे नाइट्रस, फास्फेट, यूरिया, इनकी वजह से जो है हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो पानी में बहकर जल को प्रदूषित कर दे रहे हैं और जिससे शैवाल जो होते हैं उनमें ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और वो प्रदूषण का कारण बनते जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड, और कुछ कीटनाशक हैं उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट की, यानी औद्योगिक जो वेस्टेज निकल रहे हैं, जो लघु और बड़ी उद्योग हैं जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, कोई ड्रग्स का है, वाइन का है, फूड प्रोसेसिंग है, इनसे जो गंदे जल का उत्पादन होता है वो सारी चीज़ें जो है कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों द्वारा संक्रमित होते रहता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट। ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है हम देख सकते हैं कि जो घरेलू अपशिष्ट हैं फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं 75% से लेकर 80% तक जो है हमारे इसी के थ्रू डोमेस्टिक वेस्ट के थ्रू प्रदूषण हो रहा है जल का। ठीक है फ्रेंड, तो जो जल घर की नालियों से मोहल्ले में, उसके बाद नगर नालियों में बहता है, उसके बाद नदी, झील, जो भी जलाशय है वहाँ पे जो जाता है वो हमारे इकोलॉजी सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। एक तरह से जैविक अपघटन जो है इसके थ्रू संभव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद जो है वाटर पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट के थ्रू प्लान्स चलाए जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, यानी कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नदी जो संरक्षण की बात की जा रही है वो प्लान जो है चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं फ्रेंड्स, ये है 1985 में, और इसके थ्रू जो है नदियों के गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी में सुधार करना, एक तरह से हम देख सकते हैं संरक्षण की बात की जाती है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य जो है खुले नालों के माध्यम से नदी में जो गिरने वाले जो अशोधित यानी कि जो मल हैं उनके बहाव को रोकना या फिर उनको मोड़ने की काम यानी कि दूसरे दिशा में जाए और उनका शोधन करना होता है। और दूसरा इसका उद्देश्य ये था कि जो नदियों के किनारे खुले में शौच करने को जो है रोकने की बात की गई और सस्ते शौचालयों का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य था। नदी तट के विकास के लिए नहाने वाले घाटों को भी सुधारने का काम था इसका उद्देश्य, और देश के झीलों के संरक्षण और मैनेजमेंट के लिए भी पॉलिसी निर्धारित करना भी हमारे नेशनल रिवर कंजर्वेशन का प्लान था। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स नमामि गंगे प्लान। ये जो है 2014 में आया। कब आया फ्रेंड्स, 2014 में जून में आया था। और इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के मतलब कि हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा नदी को जो है पूरी तरह से सुरक्षित करने और स्वच्छ करने से संबंधित कदम जो है उठाए गए हैं। इसमें 2019 तक 20,000 करोड़ खर्च किए गए थे पैसे, यानी कि इसके तहत प्लान किए गए थे खर्च करने के। तो इसके अंतर्गत और सारी चीज़ें हैं जैसे गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को इसमें शामिल करना भी इसका उद्देश्य था। उसमें मतलब कि वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई होगी, बेहतर और टिकाऊ रिजल्ट प्राप्त हो सकेंगे। और इसके साथ ही साथ ये प्रोग्राम जो है स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से ये लागू किया जा रहा है, और इसमें वित्त पोषण जो यानी कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इसके अलावा जो है कि 6 जो प्लेसेस हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और पटना में जो है कि ट्रैश स्कैमर हम कह सकते हैं जो टूल्स होते हैं गंगा नदी के सतह को साफ करने वाला, उसे लगाया जाने का भी प्लान है। और इस प्रोजेक्ट के तहत नदी के प्रदूषण को कम करने के साथ साथ प्रदूषण को रोकने, नदियों में गिरने वाले जो कचड़े हैं उसका शोधन करना, नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम उठाए जाने का प्लान है।
इसके अतिरिक्त जो है इसमें कचरा है और सीवेज परिशोधन के लिए जो नई नई टेक्निक है उसको भी व्यवस्थित किया जाने का भी प्लान है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स BOD। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि हमारे जल में ये कितना ऑक्सीजन होना चाहिए इसकी बात किया जा रहा है, कितनी आवश्यक है। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में विलेय ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस वजह से इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जलीय ऑक्सीजन का जो उपभोग है, यानी कि इस मिलावट की वजह से जो उपभोग बहुत ज़्यादा हो जाता है जलीय ऑक्सीजन का, तो इसमें से एक सैंपल लेना, यानी नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित जो भी प्रेजेंट कार्बनिक पदार्थ हैं उसको विखंडित करने के लिए जो हमारे जीवाणु हैं के थ्रू जो है आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है, यानी कि जैव बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो फ्रेंड्स, जो स्वच्छ जल है यानी कि जो प्योर वाटर है उसमें BOD का जो मान है वो कितना होना चाहिए? 5 ppm होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि 17 ppm से अधिक है तो वो जल कैसा है फ्रेंड्स? वो है प्रदूषित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोल पॉल्यूशन, यानी कि जो भूमि से संबंधित प्रदूषण हो रहे हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण की बात करते हैं। मृदा जो है कृषि हेतु बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इस कारण से इसके क्वालिटी को बनाए रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ह्यूमन या फिर नेचर के द्वारा इसकी जो क्वालिटी है उसमें ह्रास किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण। यानी कि जब मानव या प्रकृति इसको ह्रास करता है इसकी क्वालिटी को लेकर, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सोल पॉल्यूशन। इसके भी काज है फ्रेंड्स। तो इसके पहला जो काज है वो है यानी कि क्या कारण है, क्यों प्रदूषित हो रहा है? ये गार्बेज, डेब्रिस एंड वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि जो कूड़ा करकट है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका जो है हमारे मिट्टी में यानी मृदा में मिलने की वजह से प्रदूषित हो जा रहा है। उसके बाद है जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहे हैं, जो कचड़े निकल रहे हैं वो भी मिल जा रहे हैं हमारे मृदा में, भूमि में, उसकी वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है। उसके बाद है जो भी कीटनाशक हैं, खरपतवारनाशी हैं, उसका यूज जो हम करते हैं उसकी विषाक्तता जो होती है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा मृदा प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, जल का जमाव और लवण की अधिकता से भी हमारी जो मृदा है वो प्रदूषित हो रही है। तो इस तरीके से जो है कि हमारा सोल पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी जो है कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ये भी हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। आपको पूछे जाएंगे कौन सा इसमें अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का कारण है या फिर काज है। तो इसमें हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो भी वेस्ट है, जो भी इंडस्ट्री से या फिर सिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल रहे हैं, उसकी वजह से ये जो है हमारे जल में मिल जाता है और ये धीरे धीरे हमारे जो भूमिगत जल है उसमें भी मिलने की वजह से हमारा भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूशन होने लगा है। तो भारत के जो कुछ भाग हैं वहाँ पे आर्सेनिक जो है प्राकृतिक शोध के कारण मतलब कि उसमें विद्यमान है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये वाला। उसके बाद है नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से भी जो है कि पॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें हमारे जो इन्फेंट है यानी जो शिशु हैं उसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिथनोग्लोबिन बनता है। ये मतलब वो मात्रा युक्त क्वांटिटी बढ़ते जा रही है और इसकी वजह से आर्सेनिक जो युक्त वाटर होते हैं उसकी वजह से एक ब्लैक फुट नामक जो है स्किन डिजीज़ भी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ही डेंजरस होते जा रहा है। हमारे बाहर के जो प्रदूषित जल हैं उसके अंदर के जल को भी प्रदूषित करते जा रहे हैं, तो इसे ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन।
फ्रेंड्स इसको जो है कि मेज़र करने के लिए हमारा जो है रोंटेजन यानी कि इसके थ्रू जो है कि हम रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापन करते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वही हमारे रेडियोधर्मी पॉल्यूशन रेडियो एक्टिव जो है पॉल्यूशन करने के लिए अग्रेसित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वो पदार्थ जो हैं कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले यूरेनियम आता है, उसके बाद थोरियम है, उसके बाद प्लूटोनियम है। यानी कि ये तत्व जो होते हैं ये हमारे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का वजह होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में ये पॉल्यूशन सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है फ्रेंड्स हमारा केरल। कहाँ पे है, केरल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके कारण की बात करें कि क्या इसके काज हैं, तो इसमें सबसे पहले हम ह्यूमन मेड की बात करते हैं यानी कि मानव जनित जो है ये प्रदूषण मुख्यतः जो परमाणु रिएक्टर है वहाँ से होने वाले रिसाव यानी प्लूटोनियम थोरियम ये सारे जो रिसाव हो रहे हैं यानी उनके प्यूरिफिकेशन के लिए, नाभ की प्रयोग के लिए, परमाणु बम के विस्फोट द्वारा, यानी ये सारी जो यानी कि ड्रग्स का जो साइंस है इनकी वजह से जो है ये पॉल्यूशन होते जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम इसमें देख सकते हैं कि मानव द्वारा जो विविध उद्देश्य है के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा है। इसमें देख सकते हैं कोबाल्ट 60, कार्बन 14, ट्रिटियम, सेसियम 137, स्ट्रेनियम 90 जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है नेचर मेड पॉल्यूशन। क्या होता है, ये जो है कि सूर्य की किरणों के कारण पृथ्वी के गर्भ में छिपे जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जैसे कि रेडियम 224, यूरेनियम 238, पोटेशियम 40, ये जो है कि प्रदूषण के कारण बनते जा रहे हैं, नेचर मेड हम कह सकते हैं। इसकी तीव्रता कम होने के कारण ये जीवधारियों पर कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा पाता है। तो फ्रेंड इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचर मेड क्या है और ह्यूमन मेड कौन कौन से जो है कि तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं हमारे एज अ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेस्ट जो होता है यानी कि अपशिष्ट जो होते हैं उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। तो इसमें कई तरह के हैं वेस्टेज होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड हैं, बायोमेडिकल है, हजार्डस एंड इलेक्ट्रॉनिक। यानी इन सारी चीज़ों यानी कि हजार्डस जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है हम कह सकते हैं इन सारी चीज़ों को जोखिमपूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं जो एक तरह से पॉल्यूशन होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो बेकार की चीज़ें हैं जो निरर्थक हैं उनका जो है हम कह सकते हैं कि वो हमारे वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये ठोस तरल कोई भी रूप में हो सकते हैं और ये हमारे बहुत ही काफ़ी हद तक बहुत ही खतरनाक हम कह सकते हैं हमारे प्रदूषण की समस्या बनते जा रही है और हमारे पर्यावरण सहित सभी जो प्राणी जगत हैं सबको इफेक्ट कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें वन बाय वन करके हम समझते हैं कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं। सबसे पहले है मेटॉलिक सॉलिड वेस्ट यानी कि जो धातु है जिसमें कांच होते हैं, डिब्बे हैं, बॉटल हैं, क्रॉकरी, लोहा, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद है नॉन मेटॉलिक सॉलिड वेस्ट, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अधात्विक जो होते हैं, धातु नहीं होते हैं, जैसे पैकिंग का अपशिष्ट हो गया, कपड़ा हो गया, रबर, चर्म जो होते हैं, भोज्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हैवी सॉलिड वेस्ट है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें मशीनों के पार्ट्स आ गए, फर्नीचर के टुकड़े, टायर, ये सारी चीज़ें। ऐश यानी कि राख हो गए जैसे कोयले का, उपले का। उसके बाद है डेड क्रिएचर्स यानी जो मृत जीव हैं जैसे कोई कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, अन्य जो जंगली जंतु हैं उनको हम ले सकते हैं। इसके बाद रियून्स ऑफ हाउस, जो मकान है, जो हाउस है, उनके भग्नावशेष जैसे मिट्टी, पत्थर, जो धातु से सामान है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं वेस्ट के अंतर्गत। इसके बाद है एग्रीकल्चर वेस्ट फ्रेंड्स, इसमें जो भूसा हो गया, खाद हो गया, पत्तियाँ, डंठल, अनाज, वो सारे वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद स्टूल, यूरिन है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये मलमूत्र है यानी कि जो रूरल और अर्बन एरिया में सर्जित हो रहे हैं मलमूत्र उसकी बात की जा रही है। इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जो है हम देख सकते हैं नाभिकीय कचरा,
कोयला, राख, रासायनिक अपशिष्ट तत्व, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मेडिकल वेस्ट है फ्रेंड्स, ये जो है कि रासायनिक यानी जो केमिकल और जैविक बायोलॉजिकल जो वेस्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जो सिरिंज हो गए, कोई बॉडी का पार्ट्स है, नली है, बॉटल है, मेडिसिन के पैकेट्स हैं, वो हमारे मेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसके मैनेज कैसे किया जाए, इसका मैनेजमेंट कैसे हो, उसकी बात करते हैं वेस्ट का। तो इस पर सबसे पहले रिसाइकलिंग की बात की जा रही है, यानी कि जो भी हमारे अपशिष्ट हैं, जो वेस्ट हैं, उन्हें पुनर्चक्रण के माध्यम से जो है यूटिलाइज करने की बात की जाती है इसके थ्रू। इसके बाद डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इस अपशिष्ट को नष्ट करने के यानी कि पूरी तरह से ख़त्म करने की बात, जो जो चीज़ें हो जा रही हैं उसकी बात की जाती है। इसके बाद कंपोस्टिंग, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका खाद बनाया जा सकता है, कंपोस्टिंग किया जाता है, तो वो जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में यूज हो सकता है उसकी बात की जा रही है इसके अंतर्गत। लैंड फिल्स, यानी कि कहीं पे भी इसको दबा देना ज़मीन के अंदर, जहाँ पे ज़मीन जो है यूटिलाइज में नहीं है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिजन, इंसिनरेशन, वर्मी कल्चर, इसमें मतलब कि चीज़ों को जला देना और उसको विखंडित कर देना, और इसके साथ ही साथ जो है कि वर्मी कल्चर के थ्रू जो है यूज करना भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड ओशियन डंपिंग और पेरोलेसिस, बायोलॉजिकल रीप्रोसेसिंग। फ्रेंड्स, इसमें जैसे समुद्र में डंप करना और ताप अपघटित करना, जैविक जो प्रसंस्करण होते हैं यानी रीप्रोसेसिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के थ्रू किया जा सकता है वेस्ट को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स स्लाइड पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई वेस्ट पॉल्यूशन, यानी कि अभी हम वेस्ट पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अब ई वेस्ट। ये क्या है फ्रेंड्स? ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है उसकी बात कर रहे हैं। आज ये भी एक पर्यावरण का समस्या बनते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसी के वजह से ये संबंधित है। इससे जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। सबसे पहले है हमारे जो कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मोबाइल, लैंडलाइन, टीवी, डीवीडी, सीडी प्लेयर, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से जब ख़राब हो जाती हैं फ्रेंड्स, वो बाहर आती हैं तो वो कचरे के रूप में हो जाती हैं। तो यही हमारे ई वेस्ट हैं। और दूसरा ये है कि जो भी हम यूज कर रहे हैं घर में सामान, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एसी, वीसीआर, स्टूडियो इक्विपमेंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, वो भी ई वेस्ट के रूप में परिवर्तित हो जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात आता है कि जो इफ़ेक्ट है ई वेस्ट की बात करें तो वो किस तरीके से प्रभाव डाल रही हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, ये हमारे पैरा, लीड, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, पीवीसी, इन सारे रूपों में जो है कि ये प्रभावित कर रही हैं जो हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है के साथ साथ इन्वायरमेंट और जीव जंतुओं को भी ये प्रभावित कर रही हैं। हम इसके देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो ई वेस्ट के प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट स्टेट है हमारे कंट्री में, वो है कौन सा? महाराष्ट्र। उसको पहला स्थान मिला है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर है। तो ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। इसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो मैनेज करने की। तो इसमें सबसे पहले है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसमें केंद्रीय पर्यावरण व वन तथा जलवायु परिवर्तन जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू मार्च में ये बनाया गया 2016 में। और इसमें जो 2011 के स्थान पर ई कचरा जो है प्रबंधन, ये 2016 जो है अधिसूचित किया गया, यानी कि 2011 के स्थान पे ये आया। और इस नियम के अंतर्गत जो भी कम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप है यानी CFL है तथा मरकरी वाले लैंप जैसे उपकरण भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके थ्रू। और इसके बाद है ई कॉम्प्लेक्स 2005। ये क्या है? भारत की पहली वैज्ञानिक ई वेस्ट रिसाइकिल इकाई है, यूनिट है, जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो अपशिष्ट हैं उसके थ्रू जो है रिसाइकिल किया जाएगा और यूटिलाइज करने का काम जो है स्टार्ट किया गया। कब किया गया फ्रेंड्स? 2005 में। यानी कि जो चीज़ें बेकार हो गई हैं ई वेस्ट में, उसको फिर से यूज करने का काम।
इस तरीके से हमारा ई वेस्ट से पॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक। फ्रेंड्स प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं यानी किस चीज़ से किस पदार्थ से होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रदूषक कहते हैं। ये हमारे इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो रसायन हैं, परमाणु संयंत्र से निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, घरों से निकलने वाले जो सीवेज हैं यानी वाहित मल हैं, इन सारे को हम कह सकते हैं प्रदूषकों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है जो सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम इसको वन बाय वन करके क्लासीफाई करते हैं। तो फ्रेंड इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले है बेस्ड ऑन रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंट, यानी कि जो निश्चित है यानी रिलीजिंग के आधार पे अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो प्रदूषक है उसकी बात करते हैं। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिसमें नेचर मेड और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू डायरेक्ट जो है हमारे एयर में निष्कासित किया जाता है। जैसे हमारे ईंधन जो होते हैं, जलाने से निकलने वाले जो CO2 है उसकी बात करें, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है सेकेंडरी। ये क्या है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं द्वितीयक प्रदूषक को, यानी कि इसके अंतर्गत जो प्राथमिक वायु प्रदूषक है तथा अन्य वायुमंडलीय अवयव हैं उसमें जो जल वाष्प की आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया होने के बाद उत्पन्न होता है। जैसे हमारे रासायनिक हो गए, धूम को हरा कह सकते हैं, प्रकाश हो गए, एसिड रेन हो गए, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये भी बहुत ही घातक होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। इसके बाद हम डिस्पोजल यानी कि निपटान के आधार पर कैसे क्लासीफाई करेंगे पॉल्यूटेंट्स को, वो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, यानी कि जैव निम्नीकरण की बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल में। तो इसके अंतर्गत वे पदार्थ हैं जैसे घर के जो कूड़ा कचरा है, जो सीवेज हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिनका पर्यावरणीय अपघटन द्वारा पूर्णतया अपघटन हो सकता है या हो जाता है बहुत ही आसानी से नेचुरल तरीके से, वो हमारे किस में आते हैं, जैव निम्नीकरण में। और जो ये जैव अनिम्नीकरण है यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, इसके अंतर्गत क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक, बेकार प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन बैग, जिनका या तो अपघटन नहीं होता है या फिर बहुत ही धीरे धीरे होता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत ही टफ होता है फ्रेंड्स। इसके बाद है अपीयरेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में उपस्थिति के आधार पर, यानी कि जो अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटिव की बात करते हैं, यानी कि मात्रात्मक। ये ऐसे प्रदूषक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं लेकिन इनका इन्वायरमेंट में एक सीमा से अधिक जो है हम कह सकते हैं केंद्रण जो होता है होने से प्रदूषण उत्पन्न होने लगता है। यानी कि एक सीमा से जब मतलब कि लिमिट से बाहर क्रॉस होता है तब प्रदूषण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे आते हैं। इसके बाद क्वालिटेटिव है, ये क्या है, ये गुणात्मक प्रदूषक हैं। इसमें जो है प्रकृति में प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाए जाते हैं, यानी नेचर में एक नेचुरल रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ह्यूमन मेड के थ्रू ये जो है निर्मित होते हैं, विशेष गुण वाले होते हैं। जैसे हमारे DDT हो गए और खरपतवार हो गए, ये सारे जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंट, यानी उत्पत्ति के आधार पर हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है नेचुरल और मैन मेड, यानी कि जो नेचुरल हो गए जिसमें हम देख सकते हैं पौधों के पराग और पौधों के वाष्पशील ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जो बहुत ही मतलब कि हम कह सकते हैं कम होती हैं, या इसकी प्राकृतिक जो सांद्रता होती है लेकिन हानि जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और मैन मेड जो होते हैं इनकी उत्पत्ति जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है, जैसे कीटनाशक, अभी जैसे इसमें बात किए थे क्वालिटेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं
जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट को बहुत ही इफेक्ट करती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि जो प्रदूषक हैं हम मानव स्वास्थ्य पे वो किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम CO और CO2 की बात करते हैं, जो कार्बन के यौगिक हैं। ये इसका जो सोर्स है फ्रेंड्स वो है मोटर व्हीकल है, यानी कि मोटर गाड़ी है। इसके थ्रू हमारा जो लंग सिस्टम है यानी उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है वो प्रभावित होते हैं। इसका जो प्रभाव होता है इसमें जो यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका प्रभाव भी, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है SO2 और H2S। ये जो है ये सल्फर के यौगिक हैं फ्रेंड्स। ये हमारे जो ताप संयंत्र है यानी कि हम कह सकते हैं जो रिफाइनरी है उसके थ्रू इसके जो है सोर्सेज होते हैं। इसके SO2 और H2S के हीटिंग प्लांट और रिफाइनरी, इसकी वजह से भी हमारे लंग्स से संबंधित जो डिजीज़ हैं वो होते हैं। और दूसरा इससे एसिड रेन जो होता है वो भी होता है। उसके बाद है NONO2। ये क्या है फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं और ये भी हमारे इसका जो सोर्स है वो मोटर वाहन यानी हीटिंग प्लांट और मोटर व्हीकल है। इसके थ्रू हमारे जो आइज़ हैं, जो हमारे लंग्स हैं, हम कह सकते हैं वो उसमें जलन होता है और एसिड का भी, एसिड जो रैन होते हैं वो भी होते हैं यानी अम्ल वर्षा भी होता है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है मेथेन। मेथेन क्या है फ्रेंड्स, ये इसका सोर्स है पैडी फील्ड यानी कि धान के जो खेत होते हैं। ये हम इसके थ्रू हमारे जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो प्रभावित होते हैं। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन। ये जो है फ्रेंड्स ये हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री और मोटर व्हीकल के थ्रू जो है क्रिएट होता है और इससे भी हमारे जो कह सकते हैं कि लंग्स में जो हम सांस लेते हैं उसकी वजह से भी होता है और हमारे जो कैंसर डिजीज़ हैं इसकी वजह से हो जाता है। इसके बाद CFC की बात करें, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किसके थ्रू होता है, ये रेफ्रिजरेशन और फोम इंडस्ट्री के थ्रू होता है और इसके वजह से ओजोन का जो है क्षरण हो रहा है फ्रेंड्स। और उसके साथ ही साथ जो है जो स्किन डिजीज होते हैं वो भी होते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है O3। ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है O3 जो है, और इसमें हम देख सकते हैं लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो प्रभावी होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है लीड है फ्रेंड्स। ये जो है इसका जो सोर्स है वो मोटर व्हीकल की वजह से होता है और ये हमारे जो इसके थ्रू जो है कैंसर और जो भी मेटाबॉलिज्म से संबंधित डिजीज़ होते हैं वो सारी होती हैं। इसके बाद फाइबर्स है यानी कि हम देख सकते हैं कि जो रेशे से संबंधित काम होते हैं यानी कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसके थ्रू इसके सोर्स हैं, उसी के थ्रू ये होता है, ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक क्या है फ्रेंड्स, ये जो धूम होता है उसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे इंडस्ट्री मोटर वाहन यानी मोटर व्हीकल जो हैं उसके थ्रू होता है और इसके साथ साथ इससे जो है कि हमारे जो आइज़ हैं उसमें जलन होती है। उसके बाद है एस्बेस्टस। ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसके थ्रू होता है। इससे भी हमारे जो सांस संबंधी यानी कि जो हम ब्रीथिंग लेते हैं वो प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद है मरकरी। मरकरी क्या है फ्रेंड्स, ये जो है
हम देख सकते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो मैटर हैं, पदार्थ हैं, उसके थ्रू होता है। इसमें हमारे जो तंत्रिका तंत्र है और किडनी है, ये सारे प्रभावित होते हैं। इससे मिनी माटा जो डिजीज़ होते हैं वो भी हो जाता है। उसके बाद है बेरिलियम। ये क्या है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉनिक मैटर के थ्रू जो है कि क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, और इसमें कैंसर और बेरिलियम नामक जो डिजीज़ हो जाता है। और जो ब्रीदिंग से संबंधित, जो लंग्स से संबंधित जो प्रॉब्लम होते हैं, सीने में दर्द होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय फ्रेंड्स।